नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरगुजा जिले की कुछ ऐसी महिलाओं से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से लोहा मनवाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अकेले ही चली थी जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। इस पंक्ति को महापौर मंजुषा भगत ने चरितार्थ किया है। मंजुषा भगत बताती हैं कि शुरू से ही समाज सेवा के प्रति उन्हें रुचि थी। उन्होंने नर्सिंग की, संविदा में कुछ समय नर्सिंग में सेवा भी की, लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि राजनीति में आ गई और कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। महापौर मंजुषा भगत की कहानी खुद उनकी जुबानी ही सुनिए। देखिए, राजनीति में आने से पहले मैं एक साधारण हाउसवाइफ थी। वैसे नर्सिंग कर चुकी थी, तो नर्सिंग छोटा मोटा संविदा में भी थी, उसको छोड़ दी। उसके बाद 2000 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के बाद मुझे जब नगर निगम बना अंबिकापुर शहर, तो 2004 में 4-5 में चुनाव हुआ। फर्स्ट बार तो मैं निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में पार्षद का चुनाव लड़ी। उस समय मैं जीत गई थी, एक साधारण महिला होते हुए भी। उस समय लहर पूरी भारतीय जनता पार्टी की था। फिर 2009 में दोबारा उसी वार्ड से फिर चुनाव लड़ी, फिर भी जीत गई। उसके बाद 14-15 में मेरे को महापौर का टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो उसमें किसी कारणवश मैं चूक गई थी, पर ये संघर्ष को देखते हुए, मेरी संघर्ष को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके मुझे टिकट दे रही थी। और जीत हमेशा, पार्षद में तो कभी मैं हारी ही नहीं, क्योंकि मैं एकदम नया वार्ड था, ग्रामीण वार्ड था, स्लम एरिया बहुत थे, जिसमें अपने स्लम एरिया में जैसे छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी वाले, जिसके पास ना राशन कार्ड था, ना आवास था, ना उनका गरीबी रेखा कार्ड, विशेषकर उनका जो गरीब लोगों को पहले जीने के लिए कुछ राशन चाहिए था रहता। तो मैं बढ़ चढ़कर उनके साथ मिलकर उस क्षेत्र में खूब काम किया, इसलिए डबल जीतने का यही कारण है। पार्षद में लगातार थी, ये मेरी संघर्ष है। देखिए, मैं तो 2000 में ही भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी और 6 में महिला मोर्चा का नगर अध्यक्ष बन गई। फिर जाके 5 साल का होता है कार्यकाल, 13 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला अध्यक्ष बन गई महिला मोर्चा का। इस टाइप का मतलब पार्टी में जुड़े रहने के कारण संगठन ने विश्वास करके, जो वर्तमान में अभी जो महापौर हूँ मुक्त, जिसको पुरुष सीट होते हुए भी एक साधारण कार्यकर्ता को, साधारण महिला को, जिनका बैकग्राउंड सिर्फ अकेले है, ये मेरा संघर्ष है। मेरे साथ मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड में कोई नहीं है। मैं अपनी क्षमता, अब संगठन में काम करने की वजह से मेरे को टिकट महापौर का मिला अभी वर्तमान में 2024-25 में, जो अभी मैं महापौर हूँ नगर निगम की। देखिए, संगठन में तो महिलाओं को जितना आप जोड़ी हूँ सरगुजा भारतीय जनता पार्टी में, तो सभी संगठन के कार्यकर्ताओं से आप पूछ सकते हैं कि मेरा जोड़ा हुआ है ये सभी महिलाएं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरगुजा का संगठन मेरे ऊपर बहुत भरोसा भी करता है। आज महिलाओं के साथ जोड़ के रखने के कारण ही ये जीत हुई है, बम्पर जीत हुई। देखिए, शहर में ना मैं बात करूं, जो SLRM सेंटर में बहनें जो काम करती हैं ना, वो महिला समूह की बहनें ही हैं जो डोर टू डोर का कचरा जो कलेक्शन करती हैं। उन बहनों के लिए मैं सोचती हूँ, हमेशा जो पार्षद थी तभी सोचती थी कि वो लोग इतनी कम मानदेय में जो सुबह शाम कचरा कलेक्शन करती हैं, मेरा भाव है कि उनके लिए भी कुछ करूँ। अभी बन गई हूँ महापौर, महिला महापौर। तो और मेरे साथी जो हैं शहर में, जो महिलाएं अक्सर हैं, किसी न किसी रूप में मुझसे बहुत उम्मीद लगा के बैठी हैं कि हमारी बहन मंजुषा भगत महापौर बनी है। तो बहुत ज़्यादा जैसे मूलभूत आवश्यकता रहता है तो डायरेक्ट मेरे से जुड़ी हैं।
क्योंकि हमेशा डायरेक्ट जुड़े रहने के कारण ही मेरे को आज 11,000 से ऊपर वोट से लोग महापौर बनाए हैं अंबिकापुर नगर निगम में। तो कुछ भी काम होता है महिलाओं से समस्या। अभी पानी का संकट हो गया है, संकट तो नहीं कहना चाहिए लेकिन थोड़ा सा कभी कभी कम पानी देते हैं, तो सबसे पहले महिलाएं फ़ोन करती हैं कि दीदी हमारे पास पानी नहीं आ रहा है, उसको बढ़ाओ जल्दी दो। कहीं लाइट जैसे तत्काल गुल होता है, तो महिलाएं बहुत उम्मीद करके मुझे यहाँ पर महापौर बनाए हैं। अब बात करते हैं अंबिकापुर की गांधीनगर की रहने वाली जर्नलिस्ट कविता कुशवाहा और उनकी मां चंद्रमणि कुशवाहा की। कविता के पिता की कोरोना के कारण 2021 में मौत हो गई। पिता को मुखाग्नि कौन देगा, चर्चा होने लगी। कई तरह के नियम समाज ने बताए। ऐसे समय पर हिम्मत कर कविता कुशवाहा सामने आई और पिता को मुखाग्नि दी। पूरे नियम से पिता का दाह संस्कार किया। ऐसा करने पर समाज की नाराजगी भी उन्हें सहनी पड़ी। कोरोना काल में मेरे पापा को कोरोना हो गया था। मैं उनके साथ 10 दिन हॉस्पिटल में थी और उसके बाद 10 दिन के बाद जब पापा कोरोना मुक्त हुए तो उनको निमोनिया हो गया, जिससे उनकी डेथ हो गई। फिर चूँकि मेरे पिताजी के हम सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, मैं और मेरी बड़ी वाली दीदी जो जिनकी शादी हो चुकी है, वो सिंगरौली में रहती हैं, उनका नाम विनीता कुशवाहा है। और हमने फैसला लिया कि मैं ही अपने पापा का दाह संस्कार करूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं उन्होंने एकदम बेटे की तरह मुझको पाला था। यहाँ तक कि पिताजी मेरे जो थे वो बेटों जैसा मुझे कपड़ा भी पहनाते थे और मेरे साथ सड़क में भी दौड़ लगाते थे मेरे पिताजी। तो उन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करूंगी और मैंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। उस समय कोविड चल रहा था, लेकिन फिर भी हमारे काफ़ी रिश्तेदार आए थे और बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार थे जो कि रुष्ट हो गए, गुस्सा गए। उनको लगा कि बेटी कैसे दाह संस्कार कर सकती है। तो उसके बाद ये सारी परिस्थितियां बनी, सारे गुस्सा हो गए हमारे रिश्तेदार। लेकिन फिर जब मैंने सारे पापा के अंतिम संस्कार अच्छे से कर लिया तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि नहीं, ये इसने ठीक किया है। तो अभी सब जाके ठीक है, अभी सब तारीफ भी करते हैं कि हाँ बेटी है तो अपना कर रही है सब। रूढ़िवादिता तो देखिए बहुत है, और जब मैंने अपने पिताजी को मुखाग्नि दी थी तो उसके बाद हमारे रिश्तेदार नाराज हो गए थे। उनका कहना ये थे कि लड़की होके इसने मुखाग्नि दी है तो हम और बाकी सारे जो कार्यक्रम हैं उसमें नहीं शामिल होंगे, पिताजी के अंतिम संस्कार के जितने भी कार्यक्रम थे उसमें तो नहीं शामिल होंगे। लेकिन फिर भी हमने किया सारा चीज़ जैसे करना था, अंतिम संस्कार हमने पिताजी का किया। और उसके बाद फिर जो हमारे नाराज परिवार वाले थे जो सारे फिर सही हो गए बाद में समय के साथ, लेकिन रूढ़िवादिता तो बनी हुई है। मैं अपने पिताजी की सबसे लाडली बेटी थी और मेरे माँ पिताजी ने मुझे बहुत नाजों से पाला था, हर एक ख्वाहिशें मेरी पूरी करी थी। तो मैं बहुत नाजुक थी उस टाइम, लेकिन जब मैंने अपने पिताजी को मुखाग्नि दी, शायद उसके बाद से ही मैं थोड़ी मजबूत हुई। जब मेरे पिताजी खत्म हुए और मेरे सामने मैंने उनको मुखाग्नि दी और मेरे पिताजी फिर अग्नि में समा गए, उसके बाद से ही मेरे अंदर थोड़ा सा मतलब मजबूती जिसे कहते हैं वो आया कि नहीं, अब जहाँ पिताजी मेरी माँ को संभालते थे अब मैं हूँ कहीं ना कहीं जहाँ मेरी माँ को संभालना है। तब से मैं अपना और अपनी माँ का ख्याल रख रही हूँ। आपने सरगुजा में देखा होगा कि आपको लड़कियों में बहुत कम ऐसी जर्नलिस्ट दिखेंगी या पत्रकार दिखेंगी। जिस समय मैंने इस पेशे को चुना था कि मैं पत्रकारिता में ही जाऊंगी, उस समय कोई भी लड़की यहाँ सरगुजा में पत्रकार नहीं थी। तो मैं सरगुजा की पहली पत्रकार भी मुझे कहते हैं लोग कि मैं हूँ। तो मैंने चुना कि मैं इसी फील्ड में मेरे को जाना है और मैं लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़कियों के लिए उनके आगे का रास्ता खोलूंगी कि वो भी पत्रकारिता में आएंगी। और आज देखिए बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मेरे आने के बाद पत्रकारिता में कदम रख चुकी हैं और बहुत अच्छे से काम भी कर रही हैं। सरगुजा की अगर मैं बात करूं तो अब कहीं ना कहीं पहले जो नज़रिया था लोगों का, थोड़ा सा वो मेरे प्रति बदला है। पहले जहां मैं सिर्फ एक बेटी के तौर पे देखी जाती थी, लेकिन आज वो मुझे एक जिम्मेदार घर की सदस्य के रूप में देख रहे हैं। उनको पता है कि कहीं ना कहीं हम दोनों माँ बेटी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और साथ में रह रहे हैं। और ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं ये मेरी माता जी हैं और इन्होंने मुझे इतना मजबूत बनाया है कि अगर रात को 11 बजे भी खबर कहीं से आती है तो ये नहीं देखती हैं कि ये मेरी बेटी है, सिर्फ यही कहती है बेटा खबर आया है तो जाओ बना के आओ। मतलब ये नहीं है, एक जेंडर जो होता है फीमेल और मेल वाला वो मेरी माँ ने
ख़त्म कर दिया है कि ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी बेटा है। और मैं रात को भी इतने ही आराम से खबर बनाने चली जाती हूँ। मैं महतारी वंदन योजना के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सरकार को फ्री में जो 1000 रुपये वो दे रही हैं, वो महिलाओं के लिए कुछ ऐसा स्किल निकाले, महिलाओं को कुछ ऐसा सिखाएं कि वो खुद उन चीज़ों को सीख कर अपने मेहनत से पैसे कमाएं, और जो 1 तारीख को वो पैसे का इंतज़ार करती हैं उसकी वो मोहताज न रहें। उनके काम के वजह से उनके पास पैसे आए और हमेशा वो मजबूत रहें। उनको ये डर ना रहे कि कल अगर महतारी वंदन का पैसा बंद हो जाएगा तो हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा। इन सब सारी चीजों का डर उनके मन से निकलना चाहिए और हर महिला मजबूत होनी चाहिए। कविता कुशवाहा की मां चंद्रमणि कुशवाहा ने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं। बेटा ना होने के चलते उन्हें समाज ने ताने मारे। उन्होंने बताया कि उनके पति पर दूसरी शादी का दबाव भी बनाया गया। हालांकि पति की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के तानों के बावजूद उनके पति ने हमेशा उनका साथ दिया। तो बहुत कुछ बोलती थी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे पापा थे और मैं तो इसे पापा बोले नहीं, मेरे को बेटा नहीं चाहिए। मेरे 2 बेटियां अब हो गई हैं, दोनों मेरे लिए ठीक हैं, बेटा के समान हैं। मुझे बेटों का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए और फिर ऑपरेशन करा दिए मेरा, जिसमें कि अब बेटा हो कुछ नहीं चाहिए। सरकार भी उस समय बहुत सा नियम उनको एग्रीमेंट वगैरह और भी बढ़ा दिए, बोले कि नहीं इनको बेटा नहीं चाहिए, बेटियाँ हैं। तो क्या 2 बेटियां हैं तो 2 एग्रीमेंट उनका अलग से उनको मिल गया। हाँ, बोले कि हमको बेटी का ज़रूरत नहीं है, बेटी काफ़ी है। रिश्तेदार लोग कहते थे कि अब की बार छोटी वाली भी बेटी हुई, बड़ी वाली भी बेटी है, तो दूसरा शादी कर लीजिए। और बहुत बिगड़ जाते थे, बोलते आप लोग कौन होते हैं कहने वाले, मेरे को नहीं चाहिए बेटा, मेरा बेटी ठीक है मेरे लिए। बोले थे उसके जीजा लोग कि दूसरा शादी कर लीजिए। एक बोलते हम लोग लड़की देख रहे हैं, तो बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे शादी, तुम लोग को करना है तुम लोग करो, मेरे को नहीं चाहिए बेटा, मेरा बेटी ही बेटा हैं और रहेंगे। कि बेटियों से भी वंश चलता है। वो बोलते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का वंश कैसे चला, उनका तो बेटी इंदिरा गांधी थी, तो उनका तो नाम है, डूबा थोड़ी ना है, जवाहरलाल नेहरू का नाम तो लेते हैं लोग, ऐसे ही सब बोलते थे। हाँ, तो उस समय का बात तो कुछ अलग है, लोग तरह तरह के बातें करते ही हैं। बोलते थे कि कौन दगत देगा, कौन मुखाग्नि देगा, कौन क्या करेगा, कौन कर्म क्रिया करेगा, कौन बनारस जाएगा, कौन क्या करेगा, तरह तरह की बातें। तो मेरी बेटियां थीं तो बोली कि हम लोग सब कर लेंगे, किसी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इससे तो बीमारी हो गया था निमोनिया, उसके चलते मैं रात दिन परेशान रहती थी, रात दिन हॉस्पिटल चलती थी। उस समय ऑटो वगैरह कुछ नहीं था, पैदल जाना पड़ता था हॉस्पिटल लेके, वैसे ही जाती थी। इसके पापा भी ड्यूटी करते थे तो कभी कभी आ जाते थे, तो सर लोग थे प्रिंसिपल लोग तो बोलते थे कि नहीं जाइए, ले जाइए लड़की को, ठीक से करिए। तो डॉक्टर लोग भी सहयोग करते थे, अच्छा दवाई देते थे, और इसे ठीक करके बड़ी हो गई। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ाई लिखाई से करके मैं हर क्लास में इसको टीचर लाइन में लाने के लिए बोली, तो इसको बीटीआई भी करवाई कि टीचर बनेगी करके। तो वो इसको परीक्षा दिलाने भी कहाँ कहाँ निकलता था सेंटर कोटा, वहाँ लेके गई कि परीक्षा वहाँ से दिला के आई। मैं नहीं डरती थी कहीं ले जाने के लिए। हाँ, और वहाँ भी पास हो गई। हाँ, इसका उस समय ना ओड़गी में हुआ था वहाँ, तो वहाँ फिर स्टे लग गया ना, फिर स्टे लग गया ना, इसका मन कैंसिल हो गया। बोली कि अब मैं नहीं बनूंगी टीचर। मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो बेटियों को कमज़ोर ना समझें और बेटियों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। ये ना कहें कि मेरी बेटी है क्या होगा, ऐसे कभी ना बोलें कि बेटी नहीं हमारे बेटा हैं। बहरहाल समय बदलने लगा है। सरगुजा आदिवासी बाहुल्य इलाका होने के बावजूद लोगों की मानसिकता अब बदलने लगी है। सरगुजा में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। सरगुजा में कई ऐसी महिलाएं उदाहरण के तौर पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने परिवार, समाज, जिला, राज्य और देश का नाम गौरवान्वित किया है। ऐसी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने हाथों से लिखा बजट भाषण विधानसभा में प्रस्तुत किया। पहली बार हाथों से लिखा बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले बजट में
ज्ञान पर हमारा फोकस था और अब गति पर हमारा फोकस है। तो वहीं इस बजट को लेकर प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने हाथों से लिखा हुआ बजट भाषण विधानसभा में प्रस्तुत किया। पहली बार हाथों से लिखा बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले बजट में ज्ञान पर हमारा फोकस था, अब गति पर हमारा फोकस है। तो वहीं इस बजट को लेकर प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। बजट को लेकर विशिष्ट कांग्रेस नेता प्रमोद सिन्हा ने कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जो बजट पेश किया है वो आम जनता की समझ में नहीं आ रहा। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का भी जिक्र किया। अभी जो बजट पेश हुआ है, हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने जो बजट दिया है, निश्चित तौर पे चौधरी जी बहुत विवेकशील आदमी है और जिस हिसाब से उन्होंने अपना बजट पेश करा है तो वो उनके ही विवेक के हिसाब से है। आम पब्लिक के समझ में बजट, मेरे हिसाब से आम पब्लिक इस बजट को समझ नहीं पा रही है कि हमारे बहुत ही शिक्षित जो मंत्री हैं ओपी चौधरी जी इस स्तर का बजट लाए हैं कि आम पब्लिक के समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे कि जगह जगह स्वास्थ्य विभाग के लिए आपने पहल करी है, जगह जगह आप उप स्वास्थ्य केंद्र खोल रहे हैं, जगह जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल रहे हैं। लेकिन जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, यहाँ एक हमारे पास बखारा में एक संपूर्ण बिस्तर वाला स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ अभी भी डॉक्टरों की, स्टाफ की कमी है। आप किसी भी मरीज को किसी प्रकरण में अगर आप लेके जाते हैं तो वहाँ आपको डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। केवल आप भवन बना दिए हैं, उसको आप बोल दिए हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ जब तक डॉक्टर नहीं रहेगी, जब तक सुविधा नहीं रहेगी, तब तक मैं समझता हूँ ऐसे बजट जो वो जनता के हितकारी नहीं है, आम पब्लिक के लिए हितकारी बजट नहीं है। और रही बात आपके किसानों के लिए, तो किसानों के लिए हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम करा है वो काम तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-4 और मुख्यमंत्री भी हो जाएंगे, फिर भी उसी स्तर में किसानों के लिए काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति और किसानों की समसामयिक स्थिति का जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ध्यान देते हुए उनके लिए काम करा है, वो काम आने वाले किसानों की पीढ़ी के लिए बहुत मददगार भी है। बजट को लेकर विशिष्ट बीजेपी नेता पंकज सिन्हा ने कहा कि साय सरकार का बजट गांव के गरीब और किसानों के लिए है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को समृद्ध करने का बजट है। इसके साथ ही युवाओं के लिए भी ये बजट काफी फायदेमंद है। साय सरकार का जो बजट है वो गांव गरीब किसानों का बजट है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खुशहाली का बजट है, महिलाओं को समृद्ध करने का बजट है। युवाओं के लिए नए कॉलेज के निर्माण और नए निर्माण जो है वो युवाओं को प्रेरणा देना और युवा आगे बढ़ेंगे। युवाओं के लिए बहुत अच्छी बजट है ये। किसानों के लिए बढ़िया बजट है। किसान खुशहाल हुआ है और किसान जो है वो बजट से आगे और उसको समृद्धि मिलेगी। गांव का विकास होगा, गांव की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे गांव का विकास होगा, व्यापार बढ़ेगा तो समृद्धि आएगी। और इस तरह से ये जो बजट है वो सबके लिए बढ़िया, सुखमय और समृद्ध जीवन जीने के लिए एक अच्छा बजट है। बजट को लेकर समाज सेवी नरोत्तम सिन्हा ने कहा कि ये बजट सबके साथ सबके विकास के मद्देनजर पेश किया गया है। गरीब, अमीर, शिक्षित सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये सम्मानित बजट है। ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ जो सरकार बनी है उनके द्वारा जो है सबका साथ सबका विकास को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छा एक सम्मानित ढंग से एक गरीब, अमीर, एक शिक्षक, इवन आपका समस्त कर्मचारियों को देखते हुए, सबको साथ लेते हुए बहुत अच्छा बजट दिया है। प्रशंसनीय है, विश्वसनीय है और इससे हम सब गरीबों का और किसान भाइयों का सबका विकास होगा। एक अच्छी प्रगति की ओर एक नई रूपरेखा तैयार किया है। साथ ही हमारे जिले के धमतरी जिले को तो बहुत अच्छा और प्रशंसनीय योगदान दिया है, जिससे हमारे कुरुद ब्लॉक को अजय चंद्राकर की एक योगदान से
हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे मैंने एक अच्छा बजट मिला है, जिससे हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। हम सब गौरवान्वित हैं और ऐसे सरकार को कोटि कोटि बधाई धन्यवाद के पात्र हैं, जो हमेशा इसी बजट ऐसी तरह से काम करते रहे और सड़क निर्माण के दृष्टिकोण से एक अच्छा उच्च कोटि का निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है। इससे लगता है कि आने वाले भविष्य में हम सब छत्तीसगढ़ परिवार को एक अच्छा सबल अब देखना ये होगा कि साय सरकार का दूसरा बजट सभी वर्गों के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सरगुजा जिला पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद की अटकलें खत्म हो गई है। बीजेपी से जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, तो वहीं बीजेपी के देव नारायण यादव उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। दरअसल सरगुजा में बीजेपी ने नगर निगम के बाद जिला पंचायत पे अपना कब्जा जमा लिया है। सरगुजा जिला पंचायत में बीजेपी की जीत के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खुशी की लहर है। जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी की योजनाओं के जरिए क्षेत्र का विकास अंतिम छोर तक करने का प्रयास करेंगे। अच्छा प्राथमिकता रहेगी भैया, जितना भी मतलब समस्या है उसका मतलब कोशिश करेंगे कि पूरा करने की कोशिश करें। जो रहेगा फिर तो जीती भैया, जीत तो जीत होती है ना, कम रहे या ज्यादा रहे। संचालित होगी उसको धरातल पर हम सभी जिला पंचायत सदस्य मिल के करने का प्रयास करेंगे और क्षेत्र की जनता के साथ मिल के काम करने का प्रयास करेंगे। जीत था वो तो कोई नहीं बता सकता, इसका क्या प्रॉब्लम था भाई, वो तो हम नहीं बोल सकते ना। हमको ज्यादा पसंद किए होंगे, उसको थोड़ा कम पसंद किए होंगे लोग, हमारे जो जिला पंचायत सदस्य रहे होंगे। बाकी जीत तो जीत हुआ। सरकार की जितनी योजनाएं संचालित है उसको धरातल पर ले जाके काम करने का प्रयास हम करेंगे। जैसे आवास की योजना है, सड़क का योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का योजना है, सारे जितने सरकारी की योजनाएं हैं उसको हम धरातल पर ले जाके काम करने का प्रयास करेंगे जनता से मिल के। वो तो उजागर हो ही रहा है उनका लगातार। अब उसमें हमको क्या कहना है, तो सरकार के पास जितना योजनाएं संचालित उनके द्वारा किया गया है, सभी योजनाएं उनका फ्लॉप हो गया है, दिख ही रहा है आप लोगों को। सरगुजा जिला पंचायत के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव के लिए समय सारणी हम लोगों ने तय किया हुआ था। निर्धारित समय में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रारंभ हुई। कुल 14 सदस्य थे। अध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे और दोनों नामांकन पत्र हमने स्वीकार किया था और स्वीकार करने के बाद उसमें विधिवत हमने वोटिंग कराई और वोटिंग कराने के बाद फिर अध्यक्ष पद में श्रीमती निरूपा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुई। बाद 2 बजे से उपाध्यक्ष पद के लिए हम लोगों ने नाम निर्देशन पत्र मंगाए थे। उसमें भी 2 लोगों के द्वारा, एक यादव जी और एक अनिमा किरकिट्टा जी, 2 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया था और नाम निर्देशन पत्र किसी ने वापस ले लिया। तो फिर हमने विधिवत चुनाव कराया और चुनाव कराने के पश्चात जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए श्री देव नारायण यादव जी उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए। तो वही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कवित्री रचना पाल ने महिलाओं पर एक खास कविता सुनाई। आइए आपको भी सुनवाते हैं उनकी खास प्रस्तुति। खंजर नहीं है हमारे पास, हम तलवारें नहीं चलाएंगे, ये शब्द के तीर हैं, तुम्हें चीर कर जाएंगे। रक्त नहीं बहेगा, आवाज भी नहीं आएगी, ये चुप रहकर शोर करेंगे। भीषण वर्षा घनघोर करेंगे, तुम्हारे सोए हुए अंतर्मन को जगाएंगे। खंजर नहीं है हमारे पास, हम तलवारें नहीं चलाएंगे। ये टीवी पर बैठकर बराबरी और हिस्सेदारी की झूठी बातों का क्या फ़ायदा, इन कैंडल मार्च की गमगीन रातों का क्या फ़ायदा, जब बेटियां तुम्हारी सूनी सड़कों पर डरती हैं। जब बेटियां तुम्हारी सूनी सड़कों पर डरती हैं, 4 कदम चलती हैं फिर पीछे मुड़ती हैं।
कहीं अखाड़ों में सताई जाती हैं, कहीं खेतों में नंगी घुमाई जाती हैं, कहीं सड़कों पर नंगी घुमाई जाती हैं, कहीं खेतों में चुपके से जलाई जाती हैं, और तुम गुनहगारों को रास तिलक लगाते हो, जाति धर्म के नाम पर इन्हें बचाते हो। किस आज़ादी की बातें करते हो तुम? किस आज़ादी की बातें करते हो तुम? हम खुद लिखेंगे क्रांति, माँ दुर्गा की नस्लें हैं हम, आ जाने दो दानव को, हम भी चंडी बन जाएंगे। अब नहीं सहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, आँखों से अंगार बहाएंगे। खंजर नहीं है हमारे पास, हम तलवारें नहीं चलाएंगे, ये शब्द के तीर हैं, तुम्हें चीर कर जाएंगे, तुम्हें चीर कर जाएंगे। छत्तीसगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रांतीय चुनाव मई महीने में होने वाले हैं और इस चुनाव में जय व्यापार पैनल और व्यापार एकता पैनल आमने सामने है। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ सराफा व्यापारी और संघ के पुराने 2 नियमों पर आपत्तियां हैं और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में प्रमुख पदों पर केवल रायपुर में निवासरत व्यवस्थाओं पर निर्वाचित कराए जाएंगे। पुराने नियमों के विरोध साथ ही इस चुनाव में विपक्षी बनकर एक एकता पैनल भी सामने आया है। अभी तक जो आगामी होने वाले चुनाव से संबंधित जो गतिविधियां और जो तेजी आई है उसके अंतर्गत 5 तारीख को प्रथम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है। त्रुटि सुधार हेतु 2-3 दिन का जो समय है और उसके आगे की प्रक्रिया चालू होगी। परंतु जो हमारा विरोध और जो मांग रही है, विरोध ये था कि जो धारा 15 के अंतर्गत सिर्फ रायपुर के ही प्रमुख 3 प्रत्याशी ही रह सकते हैं, उसको धारा 9 के रहते उसको मान्य न किया गया, क्योंकि धारा 9 बोलती है कि कोई भी सदस्य किसी भी जिले का हो, छत्तीसगढ़ स्तर का कोई भी सदस्य को 3 पद के लिए अपनी क्वालिफिकेशन रखता है। तो धारा 9 के रहते 15 धारा को अमान्य करते हुए सभी के बीच में चुनाव ओपन फोरम में किया जाए। इस हेतु हम अपर सचिव उद्योग विभाग में गए थे, तो वहाँ से जो 10 तारीख की पेशी आई है और जल्दी सुनवाई होगी और मुझे पूरी आशा है कि ये विसंगतियों को अपर सचिव महोदय या शासन बहुत बारीकी से समझेगा। इस अनैतिक, असंवैधानिक और हानि और अहितकारी जो धारा है उसको प्रशासन समझेगा और जल्दी ही ओपन फोरम में चुनाव होने की संभावना है। पुरानी कार्यकारिणी का ये कहना था कि सारे सदस्यों को, सारे संगठनों को पर्याप्त मौका दिया गया था। 4-4, 5-5 मीटिंग्स हुई, कभी भी किसी ने किसी भी बात पर आपत्ति नहीं की थी। ये अचानक सराफा एसोसिएशन को क्या प्रॉब्लम हो गई? बाकी बात सराफा एसोसिएशन की नहीं है, आवाज़ उठाने की बात है। आवाज़ कहीं ना कहीं से निकल सकती है। हम प्रदेश के लगभग हर वर्ग के जो व्यापारी संगठन हैं, इवन जो चैम्बर की भी शाखाएं हैं हर जिले में, उनके प्रमुखों से बातचीत हुई, ये समर्थन आया। ये चैम्बर के खुद के लोगों को ये पता नहीं था कि धारा 15 के अंतर्गत सिर्फ रायपुर के चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी गुप्त चीज़ थी और बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी और इसका जानकारी के अभाव में आज तक ये मामला ही नहीं बन पाया। बीच में आज से 7-8 साल पहले कन्हैया लाल अग्रवाल जी रायपुर वाले ने विषय को उठाया, लेकिन वो आवाज़ को दबा दी गई। और चूंकि आप देख रहे हो कि बस रायपुर के 2 गुट और 2 मनभेद और मतभेदों का पैनल बना हुआ है, उनको 100% ऐसी संभावना दिखती कि बाहर से कोई आ नहीं सकता, हम ही लड़ेंगे, हम ही करेंगे। और इसका विस्तार जो चैम्बर का होना चाहिए अन्य प्रदेशों की तुलना में पूरे राज्य में नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे जिले छूटे हुए हैं जहाँ एक भी सदस्य नहीं है। बहुत से जिले ऐसे छूटे हुए हैं कि वोट की रणनीति के तहत 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार सदस्य एक ही जिले के, एक ही शहर के हैं, जो पूरे चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो ये सिर्फ रायपुर का ही चैम्बर होके रह गया है इस तरीके से अगर चुनाव होता है तो व्यापारी एकता पैनल, जय व्यापार पैनल, दोनों का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में जो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज है उसका विकास हो, बेहतर स्थिति में हो और व्यापारियों के पास जो भी समस्या है तो हल हो, ताकि एक व्यापार का वातावरण हो। निश्चित व्यक्तिगत आमने सामने कैसे हो गए? वो एकता व्यापार पैनल का आरोप लगा रहा है। हाँ, जिनके साथ 2 संगठन भी नहीं है और पर्याप्त मौका देने के बाद भी किसी भी तरीके से चाहते हैं कि चुनाव टले। क्या लाभ छुपा हुआ है? हाँ, निश्चित ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब एसोसिएशन और संगठन होता है, एकता के लिए होता है कि व्यापारी एकता का प्रभाव प्रशासन के बीच में जाए।
जो भी संगठन व्यापारिक संगठन होते हैं उनकी एकता मजबूती से जाए। अगर हम खुद बिखरे हुए अपने चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे तो कोई भी हमारे अधीनस्थ जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी वर्ग के संगठन हैं, कोई किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऊपर हम लड़ रहे हैं। तो हमने ये प्रयास किया कि पैनल कुछ नहीं होना चाहिए, आपसी सहमति से पूरे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठों को बैठा के, संरक्षकों को बैठा के, अच्छे उद्योगपतियों को बैठा के एक सामंजस्य बना के बहुत अच्छी टीम बनाए। हमारी एकता जितनी अच्छी होगी, प्रशासन के हम सामने उतने अच्छे से खड़े हो सकते हैं। हमारा काम ही है कि व्यापारियों की समस्या को लेकर प्रशासन के बीच में जाना, ब्रिज और पुल का काम करना। अगर हम ही टूटे हुए होंगे, जो 2 पैनल में दिख रहे हैं, तो ये पैनल की परिभाषा से मैं विरोध करता हूँ। प्रेम पूर्वक अच्छे मन से और अच्छे काम के लिए एक होके काम होना चाहिए। तो जो प्रदेश की पुरानी कार्यकारिणी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, ठीक है ना, उसको क्यों लगता है कि जो बायलॉज है वो कायम रहना चाहिए, और जो बाकी अन्य आनुषंगिक संगठन, बाकी प्रदेश में जो भी संगठन है, वो इसका विरोध न करे और ये परंपरा चलने दे? नेतृत्व सिर्फ चंद हाथों में रहे, इससे बाकी जिलों के प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा का हनन हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे, अभी जब से ये विषय आया है, बहुत से छत्तीसगढ़ में मैंने 8-10 दौरे भी किए हैं, अच्छे अच्छे व्यापारियों और संगठनों ने मिला है। तो निश्चित ये मांग तो बहुत मजबूती से पकड़ रही है। नेतृत्व कोई एक गुट, एक कोई संगठन, एक कोई पैनल अगर काबिज होकर करना चाहता है तो निश्चित, अगर आप मन से सेवा का भाव करना चाहते हो, निस्वार्थ सेवा भाव करना चाहते हो, उसका प्रतिफल अलग है। और कोई स्वार्थ के चक्कर में या कोई स्वार्थवश आप बोलते हो कि मैं सेवा कर रहा हूँ और संगठन मेरे हाथ में रहना चाहिए, मेरे काबिज में रहना चाहिए, तो ये बिल्कुल नकलीपन है। इसमें जो प्रतिफल आना है, रिजल्ट आना है, वो अपेक्षित नहीं आता है। एकता व्यापार पैनल क्या चाहता है? व्यापारी एकता पैनल हमने एक मांग रखी कि जैसे समय का अभाव है और कोर्ट में जैसे मामला सुनवाई के दौरान है, में भी समय लग सकता है हमारी मांगों को, क्योंकि सुनवाई होगी, समय मिलेगा, पेशी होंगी, तो निश्चित निर्णय तो पक्ष में आएगा, लेकिन एक समय लगेगा। इस बीच में अगर पुराने नियम से चुनाव हो जाता है तो छत्तीसगढ़ में एकता कायम रखने के लिए, सभी व्यवसाय के हितों में काम करने हेतु हमने मांग रखी कि अगर कोई भी पैनल हमारी इस मांग का समर्थन करता है तो हम उस संगठन के साथ खड़े होके या समन्वय बैठाने के लिए मध्यस्थता का काम करते हुए कि आज हम समन्वय बना के एक टीम बनाते हैं और आगे सभी छत्तीसगढ़ के लोगों को, व्यवसायियों को जोड़ के आगे नियमानुसार चलेंगे। तो वैसा समर्थन हमें एकता पैनल ने दिखाया कि अगर हम चुनाव की स्थिति में आते हैं तो ये मैनिफेस्टो में पहला पॉइंट रहेगा कि सभी छत्तीसगढ़ों को बराबर अधिकार मिलेगा, समान विकास होगा, समान अधिकारों की बात होगी। तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डालने का वादा किया है। तत्पश्चात मुझे उन्होंने चुनाव संचालक की जिम्मेदारी दी है। मैं चुनाव संचालक के रूप में पूरे प्रदेश में चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।